हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो आज हम लोग उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझाइए, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, है ना। अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, जिसमें वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और साथ में क्या निकलती है बाहर? ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। ये क्या होती है? जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है। इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? जल। ये दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया, जिसमें क्या बाहर निकल गई? ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ऑक्सीजन के 6 अणु बाहर निकल गए और साथ में कुछ जल के भी अणु बाहर निकल गए, 6 अणु, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मिल गई। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है बाहर। ठीक है, तो आप लोग ये जो समीकरण ये भी याद रख लेंगे और डेफिनेशन भी याद रख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में कोई 4 अंतर लिखिए। स्टूडेंट, जाइलम और फ्लोएम कहाँ होते हैं? प्लांट में होते हैं ना, पौधों में होते हैं। तो जाइलम जो होता है ना, वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को पत्तियों तक परिवहन करता है। मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है? पेड़ है, तो पेड़ में यहाँ रहेगा जाइलम। तो जाइलम कहाँ फैला रहेगा? तो जाइलम के बारे में हम लोग क्या देख रहे थे? जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तियों तक परिवहन करते हैं, है ना। तो यहाँ से जड़ से ये अवशोषित करेंगे, ये क्या है? जड़ है ना। जड़ से अवशोषित करके कहाँ ले जाएंगे? ये तने से होते हुए पत्तियों तक ले जाएंगे, है ना। कहाँ तक ले जाएंगे स्टूडेंट? पत्तियों तक ले जाएंगे। और फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित, मतलब फ्लोएम ऐसा जाता है। फ्लोएम मतलब फ्लोएम ये है और जाइलम नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना। मतलब जाइलम मतलब जड़ से लेकर पत्तियों तक, और फ्लोएम जो जाता है वो पत्तियों से लेकर के वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है खाद्य पदार्थों को, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों को जल से अवशोषित और खनिजों को अवशोषित कर कहाँ ले जाता है? पत्तियों तक परिवहन करता है। फ्लोएम क्या काम करता है? ये खाद्य पदार्थों को पत्तियों से विभिन्न भागों तक परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, जाइलम मृत ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? मृत ऊतक। और जबकि फ्लोएम क्या होते हैं? सजीव ऊतक होते हैं या जीवित ऊतक होते हैं। और जाइलम में संवहन नलिकाएं होती हैं, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती हैं। और जाइलम की भित्ति बहुत मोटी होती है और फ्लोएम की भित्ति कम मोटी होती है। ठीक है, फ्लोएम की भित्ति क्या होती है? कम मोटी, और जाइलम की भित्ति बहुत मोटी होती है। और जो जाइलम होता है उसमें संवहन नलिकाएं होती है और फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अंतर देखते हैं जाइलम फ्लोएम का। और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आता है बिल्कुल एग्जाम में, बिल्कुल ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा देखने मिलता है जाइलम फ्लोएम। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है ही हैं, इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल आपको अभी मेन एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि रक्त एवं लसिका में अंतर। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ, लसिका को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ, है ना। लिम्फ मतलब क्या होता है? लसिका। और ब्लड, है ना, रक्त मतलब ब्लड। तो इन दोनों में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ब्लड में क्या होता है? लाल रंग का संयोजी तरल ऊतक होता है, जबकि लसिका क्या होता है? रंगहीन होता है और संयोजी तरल ऊतक होता है। तो लसिका क्या होता है स्टूडेंट? रंगहीन होता है, जबकि रक्त क्या होता है? लाल होता है। और रक्त में क्या होते हैं? अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि लसिका में कम प्रोटीन पाए जाते हैं। और रक्त में क्या होंगी? लाल रक्त कणिकाएं होंगी, जबकि लसिका में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। और रक्त में क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लिम्फ में क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी जब आपको चोट लगती है तो एक येलोइश कलर का या कलरलेस सा एक द्रव इकट्ठा हो जाता है ना, जहाँ चोट लगी होती है वहाँ कुछ समय के बाद। ठीक है, और हल्का सा पस फॉर्म में निकलते रहता है या लिक्विड फॉर्म में निकलते रहता है। तो स्टूडेंट वही है लसिका। लसिका में उत्सर्जी मतलब जो बेकार से पदार्थ रहते हैं ना ब्लड के, तो वो उत्सर्जी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और रक्त में क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है, जबकि रक्त क्या रहता है? लाल रंग का रहता है। इसलिए तो इसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाएंगी रक्त में, और लसिका में लाल रक्त कणिकाएं एब्सेंट होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी? स्टूडेंट, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है ना बॉडी में, तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण कम करेगी, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का उपापचय नहीं होगा या चयापचय नहीं होगा। और क्या होगा? इससे आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग से भी पीड़ित हो जाता है। तो आयोडीन की कमी, आयोडीन किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? थायराइड ग्रंथि, हमारे गले में की ग्रंथि होती है, जैसे ये गला है। ठीक है, तो यहाँ पर
रहती थायराइड ग्रंथि, है ना, पैराथायराइड ग्रंथि रहती है, ठीक है, 2 रहती है ना, पेयर में रहती थायराइड ग्रंथि, और पैराथायराइड ग्रंथि कितनी रहती है, 4 रहती है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है ना। तो अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण कम होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय, मतलब उनका पाचन करने का काम करता है ना। तो इसका काम पाचन नहीं होगा, मतलब ये क्रिया बाधित हो जाएगी, तो फैट बढ़ने लगेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसमें घेंगा रोग से पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या घटित होता है। तो 2 न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आप लोग जानते हैं, न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं। नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है, न्यूरॉन्स है ना। तो न्यूरॉन्स, जैसे 2 न्यूरॉन्स हैं, जैसे कि ये एक न्यूरॉन है, जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है। इस टाइप से रहते हैं न्यूरॉन, है ना। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या रहता है स्टूडेंट, सिनेप्स रहता है ना, जो 2 न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन लंबा रहता है, और ये जैसे ये रहते हैं क्या, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये सिनेप्स जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या काम करता है, ये एक्सॉन है, ये जो लंबा वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन है, और ये क्या है, न्यूरॉन है, दोनों, है ना, ठीक है। तो न्यूरॉन और एक्सॉन को जोड़ने का काम करता है कौन, सिनेप्स करता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन एक्सॉन के सिरे तक पहुंचता है तो कुछ रासायनिक पदार्थों का विमोचन होता है, जो सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की ओर को बढ़ाता है, और अन्य इलेक्ट्रिक आवेग उत्पन्न करता है। मतलब आवेग उत्पन्न होता है, 2 सिनेप्स के मध्य क्या होता है, आवेग उत्पन्न होता है, जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है वो आवेग, ठीक है। किसके माध्यम से, डेंड्राइट्स के माध्यम से। ये जो जुड़े हुए हैं, किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, सिनेप्स डेंड्राइट्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं ना। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आवेग पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। जब अगरबत्ती की गंध हमारी नासिका में पहुंचती तो वहां उपस्थित न्यूरॉन की ध्रुमिका में विद्युत आवेग पैदा हो जाता है, ठीक है। तो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता हुआ अग्र मस्तिष्क के अनुभाग घ्राण पिंड में पहुंचता, तब हमको अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। मतलब गंध का एहसास कहाँ से होता है, घ्राण पिंड से होता है ना। जो फोरब्रेन होता है उसमें जो रहता है वो घ्राण पिंड से ही हमको क्या होता है, गंध का पता चलता है। गंध का केंद्र होता है स्टूडेंट वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते, तो उसको क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएंगे। मैंने अभी आपको बताई थी ना, न्यूरॉन जैसे कि ये होते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, है ना। ये जो बाहर निकले हैं ये नोकनुमा, को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो अंदर बीच में है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, क्या है, एक्सॉन है। ये जो लंबा वाला जो दिख रहा है ना, एक्सॉन है। और स्टूडेंट एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, जो घेरे हुए रहती है एक्सॉन को, ठीक है। तो ये है आपका, और ये यहाँ पर जो जुड़े हैं ये सिनेप्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताई थी ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किसके द्वारा जुड़ा होता है, सिनेप्स के द्वारा, ठीक है। तो ये जो बिंदु बिंदु है वो सिनेप्स है, और ये जो ऊपर जो झिल्ली है वो माइलिन शीथ है, और जो अंदर है वो एक्सॉन है, जो लंबा वाला, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपको न्यूरॉन का डायग्राम की 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का डायरेक्ट डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, जनन क्या है। जनन स्टूडेंट सजीवों को अपने ही समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, ठीक है। अपने ही समान आकृति, रंग, रूप, जैसे अपने माता पिता के हम बच्चे हैं ना, तो जनन हुआ है तभी तो हुए हैं, मतलब समान आकृति है ना, समान रंग रूप है, दोनों की आँख समान है, नाक समान है, ओठ समान है, तो समान रंग रूप और गुण है ना। ऐसा नहीं कि 4 पैर हैं या 5 पैर हैं, ठीक है। तो जैसा अपने पेरेंट्स में थे गुण वैसे बच्चे में आए, ठीक है। तो ये होती क्या क्रिया, जनन होती है, ठीक है। अब वो एक होता है अलैंगिक जनन, किसे कहते हैं, अलैंगिक मतलब बिना लिंग के द्वारा जनन होना, ठीक है। अलैंगिक मतलब बिना लिंग के द्वारा जनन होना। तो जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, बल्कि जनन जैव
के अलैंगिक भागों के द्वारा होता है, जो क्या कहलाते हैं, अलैंगिक जनन। मतलब लिंग का निर्माण नहीं होता, मतलब युग्मक का निर्माण नहीं होता, ठीक है। जनन सदैव अलैंगिक भागों या अंगों के द्वारा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने क्या किया है, एक गुलाब की कलम लाकर लगाया है ना, उसका छोटा सा पार्ट लाकर लगाया है, ठीक है। आपने पूरा का पूरा पौधे की जड़ लाके लगाया या बीज लाके लगाया कि नहीं, छोटे सी उसका टुकड़ा तोड़ा आपने तने का और फिर उसको लाकर लगा दिया, तो उससे नए पौधे का निर्माण हो गया, ठीक है। तो वही क्या है, एक कायिक प्रवर्धन, मतलब कि पौधे के विभिन्न भाग या रचनाओं से नवीन पौधे उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, कुछ जीव में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो परिपक्व होने पर जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा में होता है और कई सारे जीव में होता है। तो ये एक अपनी एक संरचना बना लेते हैं या उभार बना लेते हैं, फिर वो उभार क्या होता है कुछ समय के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये उभार बन गया, ठीक है। ये एक उभार है, ये एक उभार है, ये एक उभार है, ठीक है। तो ये कुछ समय के बाद परिपक्व हो जाएंगे और ये इससे अलग होकर एक बना लेंगे, ठीक है। ये इससे अलग होकर एक बना लेंगे, ये इससे अलग होकर एक बना लेंगे। इस प्रकार पूरे नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मुकुलन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पुनरुद्भवन क्या होता है, शरीर में नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत नहीं हो पाती है। शरीर टूट गया लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो पाती, प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक नया जीव बनाता है, जिसको पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म कहते हैं। मतलब शरीर में आप देखते होंगे कि शरीर टूट गया है, ठीक है, उसकी मरम्मत हो जाती है। जैसे शरीर में कुछ हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ टूट गई, लेकिन हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, हड्डियों का टुकड़ा एक फिर से मतलब नया बन जाता है ना, नया बन जाता है, या हड्डी का टुकड़ा फिर से जुड़ करके उस हड्डी को कंप्लीट कर लेता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए, ठीक है। तो स्वपरागण क्या होता है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है स्वपरागण के लिए। मतलब कि जैसे कि आपको मैं समझा रही हूँ, जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, ये क्या है, एक पौधा है, ठीक है, और ये एक पौधा है, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाऊंगी परपरागण और इसमें समझाऊंगी मैं स्वपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक, मतलब दोनों लिंग होना चाहिए, नर और मादा दोनों लिंग का होना आवश्यक है, ठीक है, मतलब दोनों लिंग का होना आवश्यक है, ठीक है। और परपरागण में क्या होता है, द्विलिंगी या एकल लिंगी दोनों में हो जाता है, मतलब परपरागण है ये, ठीक है। स्वपरागण मतलब खुद से ही परागित होना, और परपरागण मतलब दूसरों से परागित होना, उसको क्या बोलेंगे, परपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण में नर तथा मादा का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। नर का भी एक ही पौधे में हो रहा है परागण, तो नर का भी मतलब परिपक्व होना आवश्यक है, मादा का भी परिपक्व होना आवश्यक है। और परपरागण में क्या है, नर तथा मादा अलग अलग समय पर भी परिपक्व हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, पुंकेसर एवं जन्नांग की व्यवस्था होना, पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था होना ऐसी होना चाहिए कि ताकि परागण सुगमता से हो सके, ठीक है। मतलब व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि पुंकेसर और जायांग की परागण सुगमता से हो सके। और इसमें परपरागण में इस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि ये दूसरों के साथ परागित होने वाला है ना, इसलिए। और स्वपरागण में खुद से ही परागित होने वाला है, इसलिए दोनों की व्यवस्था सही होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके पुष्प आकर्षहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही में हो रहा है, इसलिए इसके पुष्प क्या होंगे, आकर्षणहीन होंगे, गंधहीन होंगे और मकरंदहीन होंगे। किंतु जो परपरागण के वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर शेष पुष्प आकर्षक, सुगंधित और मकरंद युक्त होते हैं, ठीक है। और इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके लिए वायु, जल, कीट या जंतुओं की आवश्यकता होती है। मतलब स्वपरागण खुद में ही पौधे का परागण हो रहा है, इसलिए इसको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये परपरागण किसी और पुष्प में जाकर परागित हो रहा है तो इसको वायु की जरूरत होगी, या जल के माध्यम से जाएगा, या कीट के माध्यम से जाएगा, या जंतुओं की आवश्यकता इसके लिए होगी, ठीक है, परागित होने के लिए। इस टाइप से है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अलैंगिक जनन मैंने आपको बताया था, बिना लिंग के द्वारा जनन होना अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में लिंग की जरूरत होती है, ठीक है।
तो अलैंगिक क्या होता है, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, और लैंगिक में प्राय 2 जनक भाग लेते हैं, एक नर एक मादा होगा, ठीक है। और अलैंगिक में केवल एक ही जनक होगा, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, कोई अननेसेसरी, ठीक है। इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि नर और मादा मिलते हैं उसके बाद ही तो युग्मक बनता है ना, क्योंकि अलैंगिक में तो केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए इसमें युग्मक नहीं बनेंगे, और लैंगिक में युग्मक उत्पन्न होंगे। अलैंगिक में यह प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, ठीक है। निषेचन जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, या नर मादा युग्मक और नर मादा, और अगर नर और मादा मिलते तभी निषेचन होता है, जबकि अलैंगिक में तो एक ही जनक रहता है, इसलिए निषेचन नहीं होता है, और लैंगिक में निषेचन होता है, ठीक है, क्योंकि नर और मादा दोनों जनक होते हैं। इस प्रक्रिया में युग्मनज जब नहीं बनते, मतलब जाइगोट का निर्माण नहीं होता, और इस प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं, ठीक है। यह प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 4 या 5 जो अंतर हैं वो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, परागण और निषेचन में अंतर, ठीक है। परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। और निषेचन नर एवं मादा जनन इकाइयों गैमेट्स के मिलन को निषेचन कहते हैं। मतलब परागण किस में होता है, पौधों में होता है, ठीक है, और निषेचन किस में होता है, जीवों में होता है, ठीक है। तो परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए, जैसे कि ये प्लांट है, तो ये परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। मतलब यहाँ के इस पौधों के पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचने, मतलब इसके परागकण कहाँ जा रहे हैं, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलेंगे, परागकण। जबकि निषेचन क्या होता है, नर एवं मादा जनन इकाइयों के मिलन को निषेचन कहते हैं। अगर नर और मादा गैमेट मिलते हैं तो क्या बनता है, गैमेट बनता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। परागण के लिए बाह्य साधनों वायु जल कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन के लिए इनकी साधना या साधन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। निषेचन में सिर्फ नर और मादा चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, परागण यह एक बाह्य क्रिया है, और निषेचन क्या, ये बीजांड के अंदर होने वाली क्रिया है, ठीक है। ये क्या है, बीजांड के अंदर होने वाली क्रिया, और परागण क्या है, यह एक बाह्य क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए किसी भी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। निषेचन से पूर्व क्या होता है, परागण होना आवश्यक होता है, ठीक है। कुछ जो पौधों में जो निषेचन होता है तो उसके लिए क्या होता है, परागण होना आवश्यक, उसके बाद ही निषेचन होगा, और परागण के लिए निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अनुवंशिकी से क्या समझते हैं। स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप करते जा रही हूँ, जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही हूँ, जो आने लायक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवंशिकी। अनुवंशिकी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना, अनुवंशिकता या जेनेटिक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवंशिक लक्षणों, उनके संरक्षण या संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, तो क्या बोलते हैं, अनुवंशिक, है ना। मतलब अनुवंशिक लक्षण, तो पिता के जैसे उसका पुत्र दिख रहा है, या माता के जैसे उसका पुत्र दिख रहा है, या उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर है, उसके गुण है जो माता के जैसे पिता के जैसे आ रहे हैं बच्चे में, तो वही क्या है, अनुवंशिक लक्षण है, जो माता से पिता में आ रहे हैं, जो माता और पिता से किस में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, अनुवंशिक लक्षण बोलेंगे। और उनका संचरण हो रहा है, मतलब उनसे किस में आ रहे हैं, बच्चे में आ रहे हैं, और एवं इनके कारणों का अध्ययन किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुवंशिकता। मतलब माता पिता के लक्षणों का पुत्र में आना ही क्या कहलाता है, अनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनुवंशिकी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, जैव विविधताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं या जैव विविधताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं मतलब एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे कि 2 बहन भाई हैं, है ना, 2 बहन भाई हैं, लेकिन उनके मतलब बहन भाई 2 हैं, उनके पेरेंट्स तो सेम है, उनके माता पिता सेम है, लेकिन जो दोनों बहन भाई अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दिख रहे हैं, उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। तो वही क्या है स्टूडेंट, विभिन्नताएं या जैव विविधताएं हैं। मतलब एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, या विभिन्नता या जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि अनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। वे विभिन्नताएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं, अनुवंशिक विभिन्नताएं कहलाती हैं, ठीक है। विभिन्नताएं मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं, क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही चयन क्यों किया था। जो मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के मतलब कुछ नियम दिए थे, और उनने अपना सबसे आधार जो पौधा माना था वो किसको माना था, मटर का पौधा माना था, है ना।
जो गार्डन पी होता है या मटर का पौधा, उसको चयन किया था उसने। तो क्यों किया था, उसके कुल 2 कारण देखते हैं स्टूडेंट। मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है मेंडल को, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा उभयलिंगी था, मतलब दोनों लिंग थे उसमें, नर और लिंग और मादा लिंग दोनों लिंग थे, मतलब उभयलिंगी था, एवं स्वपरागित था, मतलब एक ही पौधों में दोनों परागण हो रहे थे, ठीक है। और आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा था, मतलब वर्ष भर आप इसको उगा सकते हैं, ठीक है। इसका जीवन काल भी बहुत कम था कि आप कम समय में भी इसमें आप आसानी से उसके लक्षण देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। तो उभयलिंगी था, स्वपरागित होने वाला था और आसानी से उगने वाला था और वार्षिक पौधा था, इसका जीवन चक्र भी बहुत ही कम था, इसलिए चुना था उन्हें। और दूसरा कारण ये भी था कि इसमें विरोधाभासी बहुत से प्रगुण पाए जा रहे थे जिसमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा रहा था, मतलब कुछ ऐसे गुण पाए जा रहे थे उसमें जो आसानी से कृत्रिम परागण करने में सहायक थे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है मटर के पौधे का चयन करने के लिए, ठीक है, जो मेंडल ने इसीलिए किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे एग्जाम में देखने मिला था और ये हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब निषेचन होता है, उसके बाद क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है ना। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में नर और मादा के जननांग विकसित होते हैं और इनमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण क्रम से शुक्रजनन और अंडजनन के द्वारा होता है ना। मतलब शुक्रजनन के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक का निर्माण अंडजनन के द्वारा होता है, ठीक है। चूंकि मनुष्य कि एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। तो एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्रों के होंगे, 23 जोड़े, ठीक है। 23 जोड़े तो गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट 22 जोड़े समान होते हैं। नर और मादा में 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है जिसमें अलग अलग होते हैं नर और मादा के, तो मादा में क्या होंगे, XX रहेंगे और नर में क्या रहेंगे, XY रहेंगे, ठीक है। हमको पता है कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं नर मादा में समान रहते हैं, किंतु जो 23वां जोड़ा रहता है नर मादा में अलग अलग होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं, 23वां जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। शुक्रजनन में 2 प्रकार के बराबर अथवा X गुणसूत्र तथा Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु समान गुणसूत्र वाले बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर मादा का निर्माण हो रहा है तो X, यहाँ का X और यहाँ का X मिलेगा तब मादा का निर्माण होगा। अगर नर का निर्माण होता है यहाँ का X और यहाँ का Y, लेकिन नर में क्या होते हैं, XY होते हैं। मतलब अगर फादर है तो उसमें XY होंगे और मदर है तो XX होंगे, ठीक है। तो जो मदर का X और जो नर का मतलब फादर का X, ठीक है, ये मिल गए तो क्या लड़की पैदा होगी। और अगर मदर का X और अगर नर मतलब